विमला देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा किसी सड़क दुर्घटना, बीमारी या आर्थिक संकट के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर, अपने ही परिवार के बीच आएगी। उस सुबह भी उन्होंने रोज की तरह बहुत साधारण ढंग से दिन की शुरुआत की थी। न कोई विशेष योजना, न कोई आशंका। रसोई में रखी पुरानी घड़ी की टिक-टिक, चूल्हे पर उबलती चाय की हल्की सी आवाज और खिड़की से आती धूप, सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा था। उन्हें यही सादगी पसंद थी, यही उनका संसार था। उनके लिए घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था। ये वह जगह थी जहां उन्होंने अपने पति के साथ सपने देखे थे, जहां उनके बेटे ने पहली बार चलना सीखा था, जहां हंसी और आंसू दोनों ने जगह बनाई थी। हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा किसी न किसी याद से जुड़ा हुआ था। शायद इसी वजह से उन्होंने कभी इस घर को संपत्ति की तरह नहीं देखा। उनके लिए यह जीवन का विस्तार था। बहू तनिषा के आने के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। शुरुआत इतनी हल्की थी कि उसे बदलाव कहना भी मुश्किल था। कभी खाने में नमक कम ज्यादा होने पर तंज, कभी पुराने फर्नीचर को देखकर हल्की सी मुस्कान, कभी यह टिप्पणी कि आजकल लोग इतने सादे नहीं रहते। विमला देवी ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने खुद से कहा था कि नई पीढ़ी अलग होती है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों को निभाने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है। लेकिन समय के साथ वह थोड़ा बहुत बड़ा होता चला गया। तनिषा की बातें अब सिर्फ तंज नहीं रहीं, उनमें आदेश का स्वर आने लगा था। कभी यह कि घर की सजावट बदलनी चाहिए, कभी यह कि आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत कुछ अपग्रेड करना जरूरी है। विमला देवी सुनती थीं, चुप रहती थीं और मन ही मन यही सोचती थीं कि शायद यही प्यार निभाने का तरीका है। खुद को थोड़ा पीछे रखना। उनका बेटा अमित बीच बीच में कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर बात को हंसी में उड़ा देता। माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो, वह कहता। विमला देवी मुस्कुरा देती, लेकिन वह मुस्कान धीरे धीरे बोझिल होती जा रही थी। शादी वाले दिन तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। शादी का हॉल रोशनी से भरा हुआ था। हर तरफ फूल, चमकते कपड़े, कैमरों की फ्लैशलाइट, मेहमानों की भीड़ में हंसी मजाक, बधाइयों का शोर और एक कृत्रिम सी खुशी फैली हुई थी। विमला देवी एक कोने में खड़ी थीं, हाथ में छोटा सा पर्स, चेहरे पर हल्की सी थकान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने देखा कि तनिषा अपने दोस्तों के साथ खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी तेज थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उस हंसी में कहीं ना कहीं एक दूरी भी थी, जैसे वह इस माहौल का हिस्सा होते हुए भी उससे ऊपर खड़ी हो। तभी तनिषा उनके पास आई। माँ, उसने कहा, लेकिन उस संबोधन में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। अब जब शादी हो ही गई है, तो एक बात साफ कर लेते हैं। विमला देवी ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, बोलो। तनिषा ने आसपास नजर दौड़ाई, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि सब लोग सुन सकें। फिर उसने कहा, घर की चाबियां मुझे दे दीजिए। विमला देवी को लगा कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा? घर की चाबियां? तनिषा ने दोहराया। इस बार आवाज और ऊंची थी। अब अमित और मैं वहां रहेंगे। आपको इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। हॉल में जैसे अचानक हवा रुक गई। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। कुछ ने कान खड़े कर ली, कुछ ने नजरें चुरा लीं। विमला देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मेरा घर है, उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा। और तार हजार लिदा हुआ हा, देखो कोलियो इन आंजी का। और इन सन डेका मेंसमारी शुन बेचन onji ne konde na dukwa kwani lalide omari lare konde to owari kin darinde lare sa ko wuri mani dariran beto onde ba mele ba inne ko baya ora ne to uri nere ko inde sochen de usani na ne ka ori sapa sansa
अभी इस बारे में बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है। यही वह पल था जहां सब कुछ बदल गया। तनिषा के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। आप हमेशा यही कहती हैं, उसने कहा, लेकिन अब यह घर हमारे काम का है, आपको समझना चाहिए। मैं समझती हूं, विमला देवी ने कहा, लेकिन चाबियां ऐसे नहीं दी जाती। अगले ही क्षण जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तेज आवाज गूंजी और विमला देवी का सिर एक तरफ झुक गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा है। उनके चश्मे नीचे गिर पड़े और हॉल के फर्श पर टूट गए। चारों तरफ सन्नाटा था। 150 लोगों की भीड़ में कोई आवाज नहीं थी। विमला देवी का गाल जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उनके भीतर कहीं गहरे उठ रहा था। उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा अपमान नहीं झेला था, न अपने मायके में, न ससुराल में, न समाज में। और आज अपने बेटे की शादी में अपनी ही बहू के हाथों उन्होंने अमित की ओर देखा। वह खड़ा था, सिर झुकाए हुए। उसकी आंखें जमीन पर थीं। उसने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी ने थप्पड़ से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। विमला देवी ने खुद को संभाला। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कोई चीख, न कोई शिकायत। बस धीरे धीरे झुकी, अपने टूटे हुए चश्मे के टुकड़े उठाए और सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ी। पीछे किसी ने नहीं रोका। उस रात उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब चुप रहना उनकी मजबूरी नहीं रहेगा। विमला देवी जब हॉल से बाहर निकलीं, तो बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ, लेकिन अंदर जो आग जल रही थी, उसे वह ठंडा नहीं कर सकी। पार्किंग की लाइटें सफेद रोशनी फैला रही थीं और मेहमानों की गाड़ियों की कतारें किसी उत्सव का प्रमाण दे रही थीं। पर उनके लिए वह सब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक किसी ऐसे मंच से उतर आई हो जहां उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्होंने अपनी पुरानी सी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गईं। दरवाजा बंद होते ही जैसे बाहर की दुनिया की आवाजें कट गईं। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी, थोड़ी तेज, थोड़ी अनियमित। उन्होंने शीशे में खुद को देखा। एक बुजुर्ग चेहरा, हल्की झुर्रियां, आंखों में नमी। लेकिन उन आंखों के पीछे एक ऐसी दृढ़ता जन्म ले रही थी जिसे उन्होंने खुद भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह सिर्फ अपमान नहीं था, उन्होंने खुद से कहा। यह एक संकेत था। कार स्टार्ट करते समय उनके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उन्होंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर ली। सड़क पर निकलते हुए शहर की रोशनियां उनके सामने से गुजरने लगीं। वही शहर जहां उन्होंने दशकों तक ईमानदारी से जीवन जिया था। वही शहर जहां उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया था। और वही शहर जहां आज उन्हें यह एहसास हुआ था कि रिश्ते कभी-कभी सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने कार पार्क की, धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ीं और दरवाजा खोला। घर में घुसते ही सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। वही सन्नाटा जो वर्षों से उनका साथी था। लेकिन आज वह सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। यह खालीपन का नहीं, बल्कि निर्णय का सन्नाटा था। उन्होंने पर्स मेज पर रखा और सोफे पर बैठ गईं। दीवार पर टंगी उनके पति की तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें भर आईं। अगर आज तुम होते, उन्होंने मन ही मन कहा, तो शायद यह दिन अलग होता। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह जानती थीं कि अब अतीत के सहारे बैठने का समय नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने चाय बनाई। चाय का प्याला हाथ में लेकर वह खिड़की के पास खड़ी हो गईं। बाहर अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की रोशनी गिर रही थी। उसी रोशनी में उन्होंने अपने जीवन के पिछले कुछ सालों को दोबारा देखा। तनिषा का घर में आना उन्हें आज भी याद था। पहली मुलाकात में ही वह समझ गई थीं कि यह लड़की दिखावे को बहुत महत्व देती है। उसके कपड़े महंगे थे, उसकी बातें आत्मविश्वास से भरी थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी गणना थी। उस समय विमला देवी ने इसे सिर्फ नई पीढ़ी की सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया था। गलती यहीं हुई। उन्होंने खुद से कहा, मैंने संकेत देखे, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया। अमित का बदलना भी धीरे धीरे हुआ था। पहले वह हर बात मां से साझा करता था, फिर कुछ बातें छिपने लगीं,
फिर कुछ फैसले ऐसे आने लगे जिनमें माँ की राय पूछना जरूरी नहीं समझा गया, और आखिरकार वह चुप्पी जो आज शादी के हॉल में दिखाई दी थी। विमला देवी ने चाय का आखिरी घूंट लिया और प्याला रख दिया। अब रोने का समय नहीं था, अब सोचने का समय था। वह उठी और अपने कमरे में गईं। अलमारी खोली। ऊपर की शेल्फ पर एक पुराना सा फोल्डर रखा था। यह फोल्डर उन्होंने सालों से नहीं खोला था। उसमें कागज थे, बैंक के कागज, निवेश के दस्तावेज और कुछ ऐसे फैसले जिनका पता बहुत कम लोगों को था। उन्होंने फोल्डर हाथ में लिया और बिस्तर पर बैठ गईं। कागजों को पलटते हुए उन्हें अपने पति की आवाज याद आई। दिखावे की दौलत लोगों को आकर्षित करती है विमला, उन्होंने कहा था, लेकिन सादगी हमें सुरक्षित रखती है। उस समय यह बात सिर्फ एक दर्शन लगती थी। आज यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। एक नंबर डायल किया। घंटी बजी। नमस्ते। दूसरी तरफ से आवाज आई। चरण सिंह बोल रहे हैं? विमला देवी ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं। आप? मैं विमला देवी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर आवाज बदली। नमस्ते विमला जी, सब ठीक तो है? नहीं, उन्होंने सीधे कहा, अब ठीक नहीं है, और शायद अब सच सामने लाने का समय आ गया है। चरण सिंह कुछ समझते हुए बोले, आप पूरी तरह निश्चित हैं? विमला देवी ने एक पल सोचा। शादी का हॉल, थप्पड़, अमित की चुप्पी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। हाँ, उन्होंने कहा, पूरी तरह। फोन रखते ही उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उन्होंने कोई भारी बोझ नीचे रख दिया हो। वह जानती थीं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। बहुत से रिश्ते टूट सकते हैं, बहुत से सच सामने आ सकते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। रात देर तक उन्हें नींद नहीं आई। वह छत को देखती रहीं और मन ही मन अगले कदम की योजना बनाती रहीं। उन्हें पता था कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ खड़ा होना है जो बुजुर्गों को बोझ समझती है, जो सादगी को कमजोरी मानती है और जो रिश्तों को सुविधा के तराजू पर तौलती है। सुबह जब सूरज निकला तो विमला देवी पहले से कहीं ज्यादा शांत थीं। उनके भीतर एक स्पष्टता थी। उन्होंने नाश्ता किया, पूजा की और फिर फोन उठाकर एक और कॉल किया। यह कॉल उनके बेटे को नहीं थी, यह कॉल भविष्य को थी। उन्हें पता था कि जब सच सामने आएगा तो बहुत से चेहरे बदलेंगे, बहुत सी आवाजें ऊंची होंगी, लेकिन उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ सहेंगी नहीं, अब वह जवाब देंगी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो विमला देवी पहले से जाग चुकी थीं। उनके लिए यह कोई साधारण सुबह नहीं थी, यह उस जीवन की शुरुआत थी जिसमें अब वह चुप नहीं रहने वाली थीं। उन्होंने बिस्तर से उठते हुए अपने भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की। डर की नहीं, बल्कि दृढ़ता की। उन्होंने नहाकर साड़ी पहनी। यह कोई नई या महंगी साड़ी नहीं थी, वही हल्की रंग की, सादगी भरी साड़ी जो वर्षों से उनकी पहचान रही थी। आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने चेहरे को देखा। थप्पड़ का हल्का सा निशान अब भी मौजूद था, लेकिन उनकी आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। उन्होंने रसोई में जाकर खुद के लिए चाय बनाई। चाय बनाते हुए उनका ध्यान बार बार फोन की ओर जा रहा था। उन्हें पता था कि आज फोन बजेगा, और जब बजेगा तो वह बातचीत आसान नहीं होगी। ठीक 9 बजे फोन की घंटी बजी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा, अमित। एक पल के लिए उन्होंने फोन को यूं ही पड़ा रहने दिया। ये कोई बदला नहीं था, ये सिर्फ संतुलन था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कॉल उठा लिया। माँ, अमित की आवाज में झिझक थी। आप कल बिना बताए चली गईं, सब लोग पूछ रहे थे। पूछ रहे थे? विमला देवी ने शांत स्वर में कहा। या तुम्हें अब याद आया कि मैं भी कोई हूं? अमित चुप हो गया। माँ, बात को इतना मत बढ़ाइए। तनिषा का गुस्सा था। उसने गलत किया, मैं मानता हूं। गलत? विमला देवी ने दोहराया। तुम्हारे सामने किसी ने तुम्हारी मां पर हाथ उठाया और तुम उसे गलत कहकर आगे बढ़ जाना चाहते हो? अमित ने गहरी सांस ली। आप समझ नहीं रही हैं। आजकल की लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट? विमला देवी की आवाज में पहली बार सख्ती आई। एडजस्ट हमेशा वही क्यों करे जिसके पास उम्र के अलावा कुछ नहीं बचा?
फोन के दूसरी तरफ फिर चुप्पी थी। वही चुप्पी जिसने कल शादी के हॉल में उन्हें अकेला छोड़ दिया था। माँ, अमित ने धीरे से कहा, घर की चाबियों वाली बात को भूल जाइए, हम बाद में आराम से बात करेंगे। विमला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं अमित, अब बातें आराम से नहीं होंगी, अब बातें साफ होंगी। उन्होंने कॉल काट दिया। कुछ देर तक वह यूं ही बैठी रहीं। फिर उन्होंने फोल्डर उठाया और कागजों को फिर से देखने लगीं। हर कागज उनके जीवन के किसी फैसले की गवाही दे रहा था। उन्होंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा था, लेकिन कभी किसी को जताया नहीं था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोपहर होते होते दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने चरण सिंह खड़े थे। वही पुराने दोस्त, वही भरोसेमंद चेहरा। नमस्ते विमला जी, उन्होंने कहा। आप ठीक तो हैं? अब ठीक हूं, विमला देवी ने जवाब दिया। अब मैं तैयार हूं। वे दोनों अंदर बैठे। चरण सिंह ने कागजों पर नजर डाली। आप जानती हैं, ये सब सामने आया तो परिवार में भूचाल आ जाएगा। आना ही चाहिए, विमला देवी ने कहा, क्योंकि बहुत कुछ दबाया गया है। चरण सिंह ने सिर हिलाया। और अगर अमित को सच्चाई से डर लगता है, विमला देवी ने शांत स्वर में कहा, तो यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, विमला देवी खिड़की के पास खड़ी थीं। बाहर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। जिंदगी चल रही थी और उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी तब भी चलती रहती है जब हम खुद को रोक लेते हैं। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब वह किसी के डर से, किसी के रिश्ते के नाम पर अपनी गरिमा को नहीं बेचेंगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। शाम के अंधेरे के साथ साथ घर के भीतर भी एक गहरी खामोशी उतर आई थी। लेकिन यह खामोशी अब डर की नहीं थी, यह तैयारी की थी। विमला देवी ने दिया जलाया और मंदिर के सामने बैठ गईं। उनके होंठ हिले, लेकिन यह प्रार्थना किसी से कुछ मांगने की नहीं थी। यह प्रार्थना खुद को मजबूत बनाए रखने की थी। उन्हें याद आया कैसे सालों पहले उनके पति ने एक दिन कहा था, अगर कभी ऐसा लगे कि दुनिया तुम्हें हल्के में ले रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हें खुद अपनी कीमत याद दिलानी होगी। उस समय वह बात उन्हें बहुत भारी लगी थी। आज वही शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे। रात करीब 10 बजे फिर से दरवाजे की घंटी बजी। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे कोई अधैर्य में हो। विमला देवी जानती थीं कि बाहर कौन होगा। उन्होंने धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोला। अमित सामने खड़ा था। उसके साथ तनिष्का भी थी। दोनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। अमित के चेहरे पर उलझन और तनिष्का के चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही कठोरता। माँ, हमें अंदर आने दीजिए, अमित ने कहा। विमला देवी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर दरवाजा खोलकर एक तरफ हो गईं। वे दोनों अंदर आ गए। तनिषा ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। अब भी सब वैसा ही है, उसने कहा, जैसे कोई कमी निकाल रही हो। हाँ, विमला देवी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह घर जरूरत से नहीं, यादों से बना है। तनिषा ने हल्की हंसी हंसी। यादें पेट नहीं भरती माँ, और लालच रिश्ते नहीं बचाता, विमला देवी ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया। अमित बीच में बोला, बस आप दोनों शुरू मत होइए, हम बात करने आए हैं। मैं भी यही चाहती हूं, विमला देवी ने कहा। इसलिए बैठिए। वे तीनों सोफे पर बैठे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तनिषा ने सीधे बात शुरू की। देखिए, जो कल हुआ वह गलत था, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में पश्चाताप नहीं था। लेकिन आपको भी समझना होगा कि आजकल प्रॉपर्टी की कीमत क्या होती है। विमला देवी ने उसकी ओर देखा। मैं कीमत समझती हूं, उन्होंने कहा। इसीलिए मैंने इसे सिर्फ नाम पर नहीं छोड़ा। अमित चौंक गया। आप क्या कहना चाहती हैं? विमला देवी ने फोल्डर उठाया और मेज पर रखा। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है। इसके पीछे फैसले हैं, कानूनी दस्तावेज हैं और कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके बारे में तुम दोनों नहीं जानते। तनिषा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। आप हमें धमका रही हैं? नहीं, विमला देवी ने कहा। मैं तुम्हें सच बता रही हूं। अमित ने कागजों को उठाकर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। यह सब आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, विमला देवी ने जवाब दिया।
मैंने सोचा था कि रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, शर्तों पर नहीं। तनिषा ने कागजों को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इसका मतलब, उसने धीमी आवाज में कहा, आपके बिना यह घर हम बेच भी नहीं सकते। बिल्कुल, विमला देवी ने कहा, और रहने की भी कुछ शर्तें हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इस बार यह सन्नाटा विमला देवी के पक्ष में था। अमित ने सिर झुका लिया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विमला देवी ने उसे देखा। उनके भीतर मां का दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें कमजोरी नहीं थी। गलती तब होती है अमित, जब इंसान सीखना नहीं चाहता। तनिषा उठ खड़ी हुई। तो अब आप क्या चाहती हैं? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। सम्मान, विमला देवी ने कहा, और अपने ही घर में सुरक्षित रहने का हक। तनिषा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी यह महिला कमजोर नहीं है। विमला देवी ने गहरी सांस ली। तुम दोनों जा सकते हो। जब बात करने का मन सच में तैयार हो तब आना। अमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन तनिषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले गई। दरवाजा बंद होते ही विमला देवी ने आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर हल्का सा दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा राहत थी। उन्हें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी तय था कि अब वह अकेली नहीं थीं। उनके साथ उनका आत्मसम्मान खड़ा था। दरवाजा बंद होने के बाद विमला देवी कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। बाहर के कदमों की आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। जब पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तब जाकर उन्होंने कुंडी लगाई। यह कुंडी सिर्फ दरवाजे की नहीं थी, यह उस डर की भी थी जो वर्षों से उनके भीतर बिना अनुमति के आता जाता रहा था। वह धीरे धीरे सोफे पर बैठ गईं। थकान अब शरीर में उतरने लगी थी, लेकिन यह थकान हार की नहीं थी। यह उस इंसान की थकान थी जिसने लंबे समय बाद अपनी रीढ़ सीधी की हो। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उनके कानों में अब भी तनिषा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह आवाज अब उन्हें डराने वाली नहीं लग रही थी। रात बहुत देर तक वह सो नहीं पाईं। नींद और जागने के बीच वह अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव देखती रहीं। वह दिन जब वह इस घर में बहू बनकर आई थीं। वह दिन जब पहली बार उन्होंने इस रसोई में खाना बनाया था। वह रातें जब उनके पति देर से घर आते थे और वह दरवाजे की आहट पर मुस्कुरा देती थीं। और फिर ये वह दिन जब सब कुछ बदल गया था, जब उनके पति चले गए थे और यह घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली हो गया था। उस समय उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि वह कभी अपने बेटे पर बोझ नहीं बनेंगी। शायद उसी वादे ने उन्हें सालों तक चुप रहने पर मजबूर किया था। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि बोझ बनना और सम्मान मांगना दो अलग अलग बातें हैं। सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने वकील को फोन किया। यह फैसला उन्होंने रात में ही कर लिया था। बातचीत छोटी थी, लेकिन गंभीर। उन्होंने तारीख तय की और फोन रख दिया। फोन रखते समय उनके हाथ नहीं कांपे। यह उनके लिए सबसे बड़ा संकेत था कि वह सही रास्ते पर हैं। दोपहर तक पड़ोस की एक महिला सरोज उनसे मिलने आ गई। सरोज को हमेशा से हर खबर रहती थी और शादी में हुए घटनाक्रम की भनक उन्हें भी लग चुकी थी। विमला जी, सरोज ने धीरे से कहा, कल जो हुआ, सब लोग बातें कर रहे हैं। विमला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बातें तो होंगी सरोज जी। लोग तब भी बातें करते हैं जब आप चुप रहते हैं, और तब भी जब आप सच बोलते हैं। सरोज ने हैरानी से उन्हें देखा। आप परेशान नहीं हैं? थोड़ी हूं, विमला देवी ने ईमानदारी से कहा, लेकिन डर में नहीं हूं। सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप सही कर रही हैं। हर मां को इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि लोग उसे कमजोर समझ लें। यह सुनकर विमला देवी को लगा कि शायद उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है। शायद बहुत सी विमला देवियां हैं जो रोज ऐसे थप्पड़ नहीं खाती, लेकिन रोज अपमान सहती हैं। शाम को अमित का फिर से फोन आया। इस बार उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने तय कर लिया था कि हर बातचीत अब उनकी शर्तों पर होगी। उन्होंने अपने कमरे की सफाई शुरू की। पुराने कपड़े, पुराने कागज, पुरानी यादें, सब कुछ धीरे धीरे क्रम में रखने लगीं। यह सिर्फ सफाई नहीं थी, यह एक तरह का पुनर्निर्माण था। हर चीज को सही जगह पर रखते हुए उन्हें अपने भीतर भी
एक व्यवस्था बनती हुई महसूस हो रही थी। रात को उन्होंने डायरी निकाली। वर्षों से वह डायरी अलमारी में बंद थी। उन्होंने पहली बार उसमें कुछ लिखा। आज मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा, आज मुझे जगाया गया। शब्द लिखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। लेकिन यह आंसू कमजोर नहीं थे। यह उस इंसान के आंसू थे जिसने खुद को पहचान लिया हो। अगले कुछ दिनों में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। परिवार के कुछ रिश्तेदार मिलने आए। किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने सलाह दी कि मामला बढ़ाना ठीक नहीं, और किसी ने खुलकर उनका समर्थन किया। विमला देवी सबकी बातें सुनती रहीं। लेकिन अब फैसले उनकी आत्मा ले रही थी, समाज नहीं। एक दिन तनिषा की मां का फोन आया। आवाज में औपचारिकता थी। विमला जी, बच्चों से गलती हो गई है, आप बड़ों जैसी समझदारी दिखाइए। विमला देवी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझदार ही तो बन रही हूं, अब मैं खुद को नजरअंदाज नहीं कर रही। फोन कट गया। उस रात विमला देवी देर तक छत पर टहलती रहीं। ऊपर आसमान में तारे थे। उन्हें लगा जैसे हर तारा किसी सवाल की तरह चमक रहा हो। क्या आपने सही किया? क्या आप अकेली पड़ जाएंगी? क्या यह लड़ाई थका देगी? उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर सही होना अकेला करता है तो मैं अकेली रह लूंगी। उनके भीतर अब एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थीं कि आगे और मुश्किलें आएंगी, लेकिन यह भी सच था कि अब वह टूटेंगी नहीं। अगली सुबह घर के बाहर हलचल कुछ ज्यादा ही थी। अखबार वाला, दूध वाला, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन विमला देवी को सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, जैसे दुनिया वही हो, पर उनकी जगह बदल गई हो। उन्होंने अखबार उठाया, लेकिन पढ़ने का मन नहीं हुआ। उनकी नजर बार बार उसी पंक्ति पर अटक जाती थी जहां परिवार, सम्मान और संस्कार जैसे शब्द छपे थे। उन्होंने अखबार एक तरफ रख दिया और चुपचाप चाय पीने लगीं। आज उन्हें अदालत जाना था, सिर्फ सलाह लेने के लिए, कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं। लेकिन मन में यह साफ था कि अब चीजें पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगी। अदालत के बाहर की भीड़ उन्हें अजीब लगी। वहां हर तरह के लोग थे। किसी की आंखों में उम्मीद, किसी की आंखों में डर, और किसी की आंखों में गुस्सा। उन्हें एहसास हुआ कि हर चेहरा किसी न किसी संघर्ष की कहानी है। शायद उनकी कहानी भी अब उसी भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी। वकील ने उन्हें ध्यान से सुना। हर शब्द, हर घटना। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई सलाह थोपने की कोशिश नहीं की। अंत में बस इतना कहा, आपके पास विकल्प हैं, और सबसे बड़ा विकल्प यह है कि आप चुप न रहें। विमला देवी ने सिर हिलाया। मैं चुप नहीं रहूंगी। घर लौटते समय रास्ते में उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था, हाथ में कटोरा, आंखों में खालीपन। अचानक उन्हें लगा कि उम्र सिर्फ झुर्रियों में नहीं दिखती। उम्र उस बेबसी में दिखती है जिसे समाज चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उस आदमी को कुछ पैसे दिए। लेकिन असल में वह खुद को याद दिला रही थीं कि बेबसी कोई नियति नहीं है। घर पहुंचकर उन्होंने फोन उठाया और एक पुराने रिश्तेदार को कॉल किया, जो परिवार में सबसे ज्यादा सुना जाता था। बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन असरदार थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब हर फैसला पारदर्शी होगा और हर अपमान का जवाब दिया जाएगा। शाम को अमित फिर आया। इस बार वह अकेला था। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में शर्म। मां, उसने धीरे से कहा, मुझे बात करनी है। विमला देवी ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को सोफे के कोने में नहीं समेटा। वह सीधे बैठी। मैंने बहुत देर कर दी, अमित ने कहा। मैंने सोचा था कि सब संभल जाएगा। सब कुछ अपने आप नहीं संभलता, विमला देवी ने कहा। कुछ चीजों को सामने लाना पड़ता है। अमित ने सिर झुका लिया। तनिषा को समझने में समय लगेगा। अगर उसे समझना है, विमला देवी ने जवाब दिया, और अगर नहीं तो भी मैं अब खुद को नहीं खोऊंगी। अमित की आंखें भर आईं। आप मुझसे नाराज हैं? विमला देवी ने कुछ पल सोचा। मैं दुखी हूं, उन्होंने कहा। नाराजगी तो वक्त के साथ चली जाती है। यह जवाब अमित के लिए किसी सज्जा से कम नहीं था। जब वह चला गया तो विमला देवी ने दरवाजा बंद करते हुए महसूस किया कि उन्होंने पहली बार अपने बेटे को छोटा नहीं, बल्कि सीखता हुआ देखा है। रात को उन्होंने फिर डायरी खोली। आज उन्होंने लिखा,
सम्मान मांगने से नहीं मिलता, खड़ा होने से मिलता है। शब्द लिखते समय उन्हें अपने भीतर एक नई ताकत महसूस हुई। यह ताकत गुस्से से नहीं, आत्मसम्मान से पैदा हुई थी। यह कहानी अभी बहुत आगे जाएगी, लेकिन अब दिशा बदल चुकी थी। अब यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं थी। यह उस औरत की कहानी बन चुकी थी जिसने चुप्पी तोड़ने का साहस किया। अमित के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। विमला देवी देर तक खिड़की के पास खड़ी रहीं। बाहर बच्चे खेल रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई झगड़ रहा था। जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ चल रही थी और उन्हें पहली बार लगा कि उनकी जिंदगी भी अब रुककर देखने के बजाय फिर से चलने को तैयार है। अगले कुछ दिन असामान्य रूप से शांत रहे। न तनिषा का फोन, न कोई संदेश। यह चुप्पी किसी तूफान से पहले की थी। यह विमला देवी समझ चुकी थीं। अनुभव उम्र से नहीं, चोट से आता है। तीसरे दिन तनिषा आई। दरवाजे की घंटी बजी तो विमला देवी का दिल जरा भी नहीं घबराया। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने वही चेहरा था, लेकिन अब उसमें वह अकड़ नहीं थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, होठों पर बनावटी संयम। माँ जी, तनिषा ने कहा, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। विमला देवी ने दरवाजा पूरा खोला, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा। कहिए। तनिषा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? विमला देवी ने शांत स्वर में पूछा। या सच बाहर आ गया? तनिषा की आंखें झुक गईं। मुझे गुस्सा आ गया था। शादी का तनाव, सब कुछ। तनाव में हाथ उठाना और घर की चाबियां मांगना। विमला देवी ने बात पूरी की। इसे तनाव नहीं कहते। कमरे में सन्नाटा भर गया। तनिषा ने गहरी सांस ली। अमित ने बताया कि आप वकील से मिली हैं। हाँ, विमला देवी ने सीधे जवाब दिया। तो आप क्या चाहती हैं? तनिषा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। विमला देवी ने पहली बार दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने दिया। दोनों आमने सामने बैठीं। यह बातचीत बहुसास की नहीं, दो वयस्क औरतों की थी। मैं सम्मान चाहती हूं, विमला देवी ने कहा, और स्पष्ट सीमाएं। मैं कोशिश करूंगी, तनिषा ने कहा। नहीं, विमला देवी ने तुरंत टोका। कोशिश नहीं, या तो होगा या नहीं होगा। यह सीधापन तनिषा के लिए नया था। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि सामने बैठी औरत कमजोर नहीं है। और घर? तनिषा ने धीमे से पूछा। यह मेरा घर है, विमला देवी ने बिना हिचक कहा। तुम यहां मेहमान हो। अगर रहना है तो नियमों के साथ, नहीं तो रास्ते खुले हैं। तनिषा के चेहरे पर असंतोष की एक झलक आई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। शायद उसे पहली बार समझ आया कि दबाव अब काम नहीं करेगा। उसके जाने के बाद विमला देवी थकी हुई महसूस कर रही थीं, लेकिन यह थकान हार की नहीं थी। यह उस इंसान की थकान थी जिसने पहली बार अपने लिए खड़े होकर बात की हो। शाम को नेहा आई। उसने चुपचाप विमला देवी का हाथ पकड़ा। चाची, उसने कहा, आप बदल गई हैं। विमला देवी हल्की सी मुस्कुराईं। नहीं नेहा, मैं वही हूं, बस अब छुपी नहीं हूं। नेहा की आंखें भर आईं। काश हर औरत ऐसा कर पाती। कर सकती है, विमला देवी ने कहा। बस उसे यह एहसास दिलाने वाला कोई नहीं होता कि उसकी चुप्पी किसी को बचा नहीं रही। उस रात विमला देवी को नींद देर से आई, लेकिन जब आई तो गहरी थी। बिना डर के, बिना अपराध बोध के। क्योंकि अब उन्हें पता था, घर की चाबियां सिर्फ लोहे की नहीं होती, वे आत्मसम्मान की होती हैं। और उन्हें सौंपना या न सौंपना, यह फैसला सिर्फ उनका था। अगर आप चाहें, मैं आगे दिखाऊं कि जब समाज और रिश्तेदार इस बात में कूदते हैं, तब क्या होता है और यह कहानी किस मोड़ पर जाती है। अगले हफ्ते विमला देवी ने अपने जीवन में पहली बार घर के बाहर अकेले चलने का फैसला किया। नजदीकी पड़ोसियों से हल्की बातचीत, चाय के लिए छोटा स्टॉल और कभी-कभी अखबार वाली दुकान, ये सब उनके लिए नई दुनिया थी। हर कदम सोच समझकर, लेकिन अब डर के बिना। उनकी नजरें अक्सर बच्चों पर टिकी रहती थीं, खेलते हुए, लड़ते हुए, हंसते हुए। विमला देवी को एहसास हुआ कि जीवन में कभी-कभी हमें खड़ा होना पड़ता है, सिर्फ अपनी हिम्मत और अपने निर्णयों के लिए। इस हफ्ते अमित ने कुछ फोन किए, संदेश भेजे, लेकिन अब उन्हें जवाब देने का दबाव नहीं था। अब नियंत्रण उनके हाथ में था, और यह एहसास
उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रहा था। एक दोपहर उन्होंने चरण सिंह को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें कुछ तैयार करना है। इस बार यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होंगे, यह मेरी सुरक्षा की योजना है। चरण सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपकी स्थिति को सुरक्षित रखना अब प्राथमिकता है विमला जी। हर कदम सावधानी से उठाना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब जल्दबाज नहीं, पर ध्यान से आगे बढ़ूंगी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड की पूरी समीक्षा करवाई। उनकी संपत्ति, निवेश और बैंक बैलेंस सब कुछ व्यवस्थित और सुरक्षित था। उन्होंने सोचा, अगर कभी फिर कोई धोखे की कोशिश करे तो यह योजना उन्हें चौंका देगी। फिर एक शाम वह बगीचे में बैठी थीं। नेहा उनके पास आई। चाची, आप अब अलग लग रही हैं। पहले की तरह डर और चिंता नहीं। विमला देवी ने हल्की मुस्कान दी। नेहा, den beten se kofe tavan se ne kau kyantan. Unga underisi ka zanin de zomande pande panamne. वो उंडटो कुंकैंडे कुंकरनेरे मंदे वोर कुंडे बिडिन डेटेंडोइसे साब दिशंग वन्ने नमे कुंडे de name na bende kunde nende unde kumbete ni menonende kunane kuntenganda na meno kunendende Geki ye oso desdin sole yos dere ya fazigi ये बस हुए। ये आजीन डर केवल उन चीजों से होता है जो हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं। जब नियंत्रण खुद में हो, डर फीका पड़ जाता है। नेहा ने उनकी आंखों में चमक देखी और अचानक महसूस किया कि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि सिखाने वाली शिक्षा भी है। अगले हफ्ते अमित फिर आया। डीजमल वह तनिषा के बिना आया। उनके हाथ में एक बड़ा फोल्डर था। माँ, मुझे यह दिखाना है, उसने कहा। हमने गलती की। विमला देवी ने फोल्डर देखा, लेकिन कोई शब्द नहीं कहा। उनकी आंखें अमित की ओर टिकीं। हमने समझा कि आप क्या कर रही हैं, और हमने महसूस किया कि हम गलत थे, अमित ने धीरे धीरे कहा। विमला देवी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आप उनसे सीखते हैं या नहीं। अमित की आंखें भर आईं। मैं सीखना चाहता हूं मां, सच में। मैं तनिषा को भी समझाऊंगा। विमला देवी ने सिर हिलाया। यह शुरुआत है, पर याद रखो, बदलाव खुद से आता है, दूसरों से नहीं। अगली सुबह उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वे पड़ोसियों और दोस्तों से मिलीं, अनुभव साझा किया। उन्होंने सबको समझाया कि सम्मान मांगने से नहीं, आत्मसम्मान बनाए रखने से मिलता है। लोग प्रभावित हुए। बच्चों ने उनकी कहानी सुनी और उनके साहस की तारीफ की। कुछ बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए। विमला देवी ने ध्यान से सुना, पर अब वह केवल सुनने वाली नहीं थीं, वह सलाह देने वाली बन गई थीं। इस घटना के कुछ ही दिनों में उन्होंने तय किया कि यह अनुभव सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बने। उन्होंने बुजुर्गों की सुरक्षा और वित्तीय अधिकारों के लिए एक छोटी समिति बनाई। नाम रखा, विमला देवी बुजुर्ग सुरक्षा फाउंडेशन। नेहा, शर्मा जी और कुछ पुराने मित्र उनकी मदद करने को तैयार थे। यह पहला कदम था उस बदलाव की ओर, जिसे उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया था। विमला देवी ने सोचा, अगर मैं अपनी कहानी साझा करूं, तो शायद कोई और भी डर और अपमान से लड़ने की हिम्मत जुटा सके। और इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत दर्द को समाज के लिए सीख में बदल दिया। अब यह कहानी केवल थप्पड़ और अपमान की नहीं थी। यह साहस, आत्मसम्मान और न्याय की कहानी थी।